कश्मीरी हैं वो अभी एक साल तो उसने पूरा कर लिया है, आपने देखा होगा। उसमें 30,000 के करीब लोग जो हैं उनको अगवा किया गया है, छोटे बच्चे उनके साथ जिनसी जराइम किए गए हैं, उनकी माओं और बहनों को उनके सामने रेप करके, गैंग रेप करके, उनको टॉर्चर करके मारा गया। तो अब लेकिन बात वो आ जाती है कि दूसरी जो सक्सेशनिस्ट जो मूवमेंट्स हैं, जिस तरह खालिस्तान है और जो मेरा ख्याल 30 के करीब जो मूवमेंट्स चल रही हैं, माओ के नक्सलीस की, ये सारी जो तंजीमें, इनको एक नई हवा अब ये मिली है। 370 और 35A को स्क्रैप करने के बाद कश्मीर का वैसे भी जो क्या कहते हैं स्टेटस है, वो एक इस तरह के वो स्टेट में आज़ादी का ऐलान भी कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे जितने भी ये मामला इंटरनेशनल कम्युनिटी के लोग हैं, ये खास तौर पर अमेरिका और ये वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ये मूडी की इनफैक्ट ये इसको सपोर्ट कर रहे हैं। और ये आपको देखोगे एक ब्लॉक बनता नजर आ रहा है, जिसमें चीन, पाकिस्तान, टर्की, मलेशिया और कतर, ईरान और ये रशिया, ये सारे एक ब्लॉक में नजर आपको आना शुरू हो जाएंगे। और जबकि इसराइल, इंडिया, ये सऊदी कंट्री, अरब कंट्रीज और ये वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिकन जो हैं वो आपको इंडिया के पलड़े में नजर आएंगे। तो ये हमें अभी भी ये सोचना चाहिए। देखें ना, अब आपने कश्मीरियों की बात की है, तो ये जो शहजादा जो मोहम्मद बिन सुलेमान की हम बात करते हैं, ऑब्वियसली वो जो सऊदीज हैं, मैं इफ्तिखार भाई उसी तरफ आ रहा हूँ। पहले जरा ये सुनिएगा कि जो हमारे वजीर खारजा हैं उन्होंने क्या कहा है। एक साल से खास कर रही है, फलस्तीन का मसला हो, कश्मीर का मसला हो, IC के दिल के करीब थे। वहाँ जुल्म हो रहा है। उम्मा के लोग देखें, बाबरी मस्जिद 300 साल पुरानी मस्जिद को शहीद करके आज वहाँ राम मंदिर की ईंट रखी जा रही है। OIC खामोश रहेगी? क्यों रहेगी? मैं आज आपके प्रोग्राम पे अपने कद से बड़ी बात करने की जुर्रत कर रहा हूँ। एक मर्तबा फिर OIC की लीडरशिप में मौतबाना गुजारिश करूंगा, काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर का इजलास अगर आप ये नहीं बुला सकते तो फिर मजबूरन मैं अपने वजीर आज़म से कहूंगा कि वो मुस्लिम ममालिक जो कश्मीर के इशू पर हमारे साथ खड़े होना चाहते हैं और कश्मीरी मजलूमों का साथ देना चाहते हैं, उनका इजलास बुला दे, चाहे वो OIC के फोरम पर हो या ना हो। OIC को फैसला करना है। फाउंडिंग मेंबर के हसास मसले पर वो हमारा साथ देना चाहती है कि नहीं। वक्त आ गया है कि OIC बच बचाओ, आंख मचोली से बाहर निकले। जी, वो कहते हैं जी कि इस आंख मचोली से बाहर निकलें, क्योंकि वो उन्होंने, जैसे मैंने पहले कहा कि उन्होंने कहा कि जितने ममालिक, मुस्लिम ममालिक जो हैं वो हमारा साथ देना चाहते हैं कश्मीर पर, तो मैं अपने वजीर आज़म को कहूँगा कि उनके साथ मिले। आप क्या समझते हैं कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान ये दूरियां जो है ये क्यों हो रही हैं? क्योंकि मैं तो ये समझता हूँ कि जब इमरान खान साहब ने धरने पे कहा था कि हम कशकोल उठा कर नहीं जाएंगे, लेकिन मुल्क के हालात ऐसे उनको मिले कि उनको कर्जा लेना पड़ा, और सऊदी अरब ने उस वक्त हमारी मदद भी की, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये भी सुनने में आया है कि जो उन्होंने $3 अरब उस वक्त दिया था वो सूद पर दिया था। तो कहने का मकसद ये है कि एक ब्रादर मुल्क है, हमारे मुल्क में तो सूद का कारोबार अभी भी हो रहा है, लेकिन सऊदी अरब में तो शरीयत नाफिज है वहां पर, और मुल्क अपना जो ब्रादर मुल्क है उसको सूद पे कर्जा दिया जा रहा है। ये मुझे समझ नहीं आती, आप इस पर थोड़ी रोशनी डालिएगा। देखें, सऊदी अरब ने जो $3 अरब जो डॉलर की वो बात कर रहा है, वो 3.2% सूद पर लिया गया। पहली बात है कि वो हम उसको खादमुल हरमैन शरीफैन उनको वो स्टेटस दिया हुआ है, और मुसलमानों के मोस्ट मकामात मुकद्दसा, जो सेक्रेट जो मकामात मुकद्दसा है, वहां पे है मक्का और मदीना, जो पूरी जिसमें मुसलमान अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। और सारी हमारी जो इस्लामिक हिस्ट्री है वो उस एरियाज में एनसर्कल करती है या घूमती है। तो ये इन्होंने एक तो 3.2% पर सूद दिया। अब ये सूद तो ऐसा है कि आप किसी से भी आप जाकर लेना शुरू कर दें, हमारे तो यहाँ पठान बैठे होते हैं, जाकर उनसे जाकर ले लें, तो आप एक तो ब्रादर होने की क्या सूद, तो कोई भी किसी सूद पर आपने कर्जा लेने का मतलब ये तो नहीं है कि आपने हमें को फैसिलिटेट किया है। और दूसरा, फिर अभी जब थोड़ा सा प्रेशर बना है अभी रिसेंटली, तो उन्होंने कहा जी हमारा $1 अरब पैसे वापस करो हमारे। ये तो बच्चा नहीं छोटा होता कि मेरे पैसे वापस करो, तो उन्होंने पैसे वापस कर $1 अरब शायद उन्होंने वापस किया है, जो मोहम्मद बिन सलमान के कहने पर,
ठीक है ना। लेकिन मैं आपको इंतहाई इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं, वो ब्रेकिंग न्यूज बल्कि दे रहा हूं कि अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात करने से पहले आर्मी चीफ ने बुलाया इनको, सऊदी एम्बेसडर को, उनको ये सारी बातें बताई गई हैं, ठीक है ना। उसके बाद DGSI के साथ ISI हेडक्वार्टर में सुबह मीटिंग हुई है आर्मी चीफ के, DGSI के, और इम्पोर्टेंट जो कुछ लोग बैठे हुए थे उन पर डिस्कशन हुई है। अब देखें ना कि अब ये जो इंडिया है वो 30-40 बिलियन डॉलर का उसको बिजनेस दे रहा है। अब ये वेस्टेड इंटरेस्ट है। मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो हम इस्लाम या वो एक ही मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए जो बातें करते हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। हमारे इसराइल जो सऊदी अरेबिया है वो CPEC के खिलाफ है। क्यों? ग्वादर की जो पोर्ट है अगर वो डेवलप हो गई और उसमें वो जो इंटरनेशनल जो आपके कंट्रीज हैं उनका एक रूट बन गया ऑयल का, तो वो ऑब्वियसली दुबई पर वो इफेक्ट होगा और सऊदी अरब पर इफेक्ट होगा। तो दुबई भी नहीं चाहता था, UAE कभी भी नहीं चाहेगा कि ग्वादर की पोर्ट वो डेवलप हो। बल्कि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, इनसाइडर्स के कुछ जो धमाके होते हैं बलूचिस्तान में, ये राह अकेली मुलव्वस नहीं है, एन मुमकिन है इसमें जो UAE के जो सपोर्ट करने वाले एजेंट्स होते हैं, उनके इंटरेस्ट को सपोर्ट करने वाले एजेंट हैं। आगे भी आप तो देखा ना बलूचिस्तान के अंदर प्रॉक्सी वार्स होती रही है ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान। अब वो ग्वादर के ऊपर वो CPEC को इंटरेस्ट नहीं वो ले रहा। और दूसरा जो है ये है कि वो टर्की के भी खिलाफ है सऊदी अरेबिया, क्योंकि उसको ये फील होता है, क्योंकि जो खिलाफत उस्मानिया का जब खात्मा हुआ था तो उसके बाद वो आपको शाह सऊद जो है वो नजर आता है लाइमलाइट में कि वो जो है वो टेक ओवर करता है आके, जिसमें आपको बाकायदा तस्वीरें आपको नजर आएंगी, शाह सऊद की सिटिंग्स हो रही हैं मिलिट्री इंटेलिजेंस वालों के साथ जो बरतानिया के उस वक्त के थे, तो वो उनके साथ बातचीत चल रही है। तो वो फिर खिलाफत उस्मानिया के, उसके बाद फिर कतर को आपको देख लें, कतर के भी वो खिलाफ वो काम कर रहा है। जी भाई साहब। इफ्तिखार भाई, बात ये है कि क्या पाकिस्तान को अब ये सोचना चाहिए कि अपने सारे, वो कहते हैं ना, ऑल द एग्स इन वन बास्केट, क्या एक सऊदी अरब के लिए वो तमाम बाकी जो मुसलमान ममालिक हैं उनको छोड़ दे, या अब पाकिस्तान को ये चाहिए कि वक्त आ गया है कि वो अपने मफाद के लिए तमाम मुसलमान ममालिक जो उसके साथ हैं उनके साथ बना के रखे, ना कि सिर्फ एक दोस्त के साथ? देखें, मेरा जो इंफॉर्मेशन ये है कि जनरल रहील के साथ जो वहाँ की मुस्लिम अफवाज की कमांडर भी हैं, तो वो उनसे बातचीत हुई है और उनको कहा गया कि सऊदी जो हैं उनको ये मैसेज कन्वे कर दिया जाए कि आप, पाकिस्तान एक वाहिद न्यूक्लियर कंट्री है और अगर सऊदी अरब के जो इंटरेस्ट पर हमला हुआ, फिजिकल हमला हुआ, तो आपको किसी ने तहफ़्फ़ुज़ नहीं देना सिवाय पाकिस्तान के, ठीक है ना, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर, और ऑलरेडी एक ब्रिगेड वहां पे काम कर रहा है जो इसको भी शहजादा सलमान पर भी आपको पता है कि मोहम्मद बिन सलमान पर कातलाना हमला हुआ था, तो वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस पर जो कातलाना हमला हुआ था वो अमेरिका ने करवाया था, ठीक है ना, और उसको कुछ सबक सिखाने के लिए। अब ये जो बात आप कर रहे हैं कि पाकिस्तान को अलहदा होना चाहिए, अब इस बार बातचीत चल रही है कि मलेशिया, टर्की और चाइना और ये रशिया और ईरान, ये एक ब्लॉक इकोनॉमिक ब्लॉक के हवाले से बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान अब तो इस चीज को सपोर्ट नहीं करता कि यहाँ पर न्यूक्लियर वार हो, क्योंकि अगर न्यूक्लियर वार होती है तो फिर किसी चीज की तो कोई जरूरत नहीं, ना इकोनॉमी होती है, ना कोई वो दूसरे जो प्रोग्रेस या प्रॉस्पेरिटी की बात की जाती है। तो लिहाजा वो हमें अब निकलना चाहिए और ये राइट सीन है। आज मैसेज कन्वे कर दिया गया मेरा ख्याल आर्मी चीफ की तरफ से सऊदी एम्बेसडर को कि भाईजान अगर आप इस तरह करेंगे तो हमारे पास ये, आपको किसी ने बचाने नहीं आना और ना कोई आपका सपोर्टर है। बल्कि आपको याद है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक दफा इसको धमकी दी थी कि हम पीछे से हाथ उठा रहे तो तुम भूखे मर जाओगे, ठीक है ना। तो वो फिर वो इसको आए बाएं शाएं करने लग जाते हैं आप लोग ना। तो हमें ये भी सोचना कि अगर कल को वो आ जाता है कि नवाज शरीफ साहब ने फैसिलिटेशन लेनी है तो वो कतर का अमीर आ जाएगा। और पिछला आपको याद है कि सऊदी अरब का किंग अब्दुल्ला आ गया था, जहाज लेके पहुंच गया था। उस वक्त मुझे याद है कि जनरल असद दुरानी को सफीर मुकर्रर किया गया था सऊदी अरब में। तो उन्होंने, सऊदी अरब ने कहा था कि भाईजान हमने किसी जहाज को आने नहीं देना, आपको सफीर को लैंड ही नहीं करने देना जब तक ये नवाज शरीफ साहब को वो हमें हमारे पास सरूर पैलेस में नहीं भेजते। तो फिर नवाज शरीफ के आपने देखा था वो बक्से तैयार हो रहे हैं, वो जहाज में चले हैं, वो सारे चले गए। तो आपके जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसके अंदर भी इन्वॉल्व, आपको याद है कि ये शहजादा मकरन और ये सारे ग्रंटर थे इस बात के ना मुशर्रफ के दौर में। अभी भी ये मतलब आपकी जो
नवाज शरीफ साहब बाहर गए हैं, इनके जो प्लेटलेट्स कभी ऊपर जा रहे थे कभी नीचे जा रहे थे, ऑब्वियसली उसमें भी ये लोग मुलव्वस थे। आपको याद है कतर का अमीर भी आ रहा था, वो बहरीन का अमीर भी आ रहा था, और हम लोग प्रोटोकॉल दे रहे होते हैं इन लोगों को ना, इनके गाड़ियां चला के जा रहे होते हैं, और वो शहजादा साहब तशरीफ ला रहे थे, और इधर वो क्या वो बात करके गए, वहां जाकर वो कश्मीर के अंदर वो उसको पेरिस बनाने का ऐलान कर दिया था कि टूरिज्म जो है इससे दुगना तिगना जो है वहां पे अनाउंस कर दिया। और कहने का मकसद ये है कि ये इनके वेस्टेड इंटरेस्ट है, वेस्टेड इंटरेस्ट के इस्लाम या रिलीजन का इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो बिल्कुल वैसे ही काम करे। उससे तो बेहतर है दूसरे आपने जो कंट्रीज है, आप मलेशिया को देख लें वो भी मुसलमान कंट्री है, टर्की को देख लें वो भी मुसलमान कंट्री है, और दूसरे ममालिक जो है वो आपके साथ सपोर्ट करने को तैयार है। तो वो क्योंकि इनका झुकाव जो है आपका शहजादा मोहम्मद सलमान का, वो इसराइल या अमेरिकन ब्लॉक की तरफ है, वो कभी भी नहीं चाहता वो, बल्कि इमरान खान को ये प्रेशराइज करने की कोशिश करेगा कि अमेरिकन ब्लॉक से आप मत बाहर निकलें। वो चीन के साथ वो कभी सपोर्ट करने को तैयार नहीं होगा, ठीक है। और आपके सी पैक पर वो आपकी मुखालफत वो कर रहा है, और दूसरे जो ग्वादर की पोर्ट की डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी के वो खिलाफ है। तो ठीक है, हमारे सऊदीज के साथ इंटरेस्ट जो है वो बिकॉज ऑफ मुकामत मुकद्दसा है, लेकिन हमें ये भी तो देखना है कि मुकामत मुकद्दसा जो है वो उसकी वजह से हम इनकी जो नेगेटिव पॉलिटिक्स है वो मुसलमानों के खिलाफ तो हम नहीं अफोर्ड कर सकते। वो इसराइल को वो सपोर्ट करते हैं, मेरा ख्याल है नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के साथ शहजादा सुलेमान के ताल्लुकात मुस्लिम कंट्री के किसी भी सरबराह से ज्यादा हैं, ठीक है। तो वो खैर उस पर भी उसका उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स हो सकती है, बिकॉज वहां पे बादशाहत है। बादशाहत में आपको पता है कि उनके खानदान के अंदर भी रिफ्ट क्रिएट हुई है। इन्होंने कई शहजादे जो हैं उनको गिरफ्तार किया हुआ है जो उनकी बैत नहीं कर रहे, ठीक है। तो वो शहजादा सुलेमान जो है सेल्फ उसको पता है कि उसकी सिक्योरिटी जो है वो किसी टाइम पर भी अगर पाकिस्तान ने अपनी उसकी सिक्योरिटी उठा ली, और ये मैसेज आज लाजमी कन्वे किया गया कि शहजादा साहब ठीक है, आप दौलत आपके पास ज्यादा होगी, अब फ्यूचर इस बात का भी है ना कि आप जो ऑयल है उसका शायद 10 साल बाद, 12 साल बाद, 15 साल बाद उसकी हैसियत वैसे ही खत्म होना शुरू हो जाएगी, और क्योंकि अभी बिजली के साथ कारें बनना शुरू हो गई हैं, या अगर दूसरे जो अल्टरनेट रिसोर्सेज जो आ गए एनर्जी के, अगर वो डेवलप होना शुरू हो गए हमारी व्हीकल्स में या हमारे कारखानों में दूसरा, तो फिर इनके पास जो ऑयल की जो सुप्रीमेसी या कहा जाता है जिसकी वजह से वो मुसलमानों को डिक्टेट करने की कोशिश करता है, तो ऑब्वियसली वो फिर उसके लिए चीजें जो हैं वो मुश्किल होना शुरू हो जाएंगे। जी कैसा? अच्छा, आप ये समझते हैं कि एक वक्त आ चुका है कि हर मुल्क जो है वो अपने मफाद को पहले देखता है। अभी जो पैसे वापस किए गए हैं सऊदी अरब को, वो चाइना ने पाकिस्तान को दिए हैं, तो चाइना भी तो अपने मफाद जो है वो खिते में देख रहा है। जी बिल्कुल कैसा, ये जो देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड फोज इन डिप्लोमेसी, ये तो एक बुनियादी असूल है इंटरनेशनल रिलेशंस का। तो वह कोई नहीं होता कि जो चाइना, देखें चाइना का इंटरेस्ट क्या है, आप वन बेल्ट वन रोड का एक वो है, वो पाकिस्तान उसको सपोर्ट करेगा तो वो आगे उसका चलेगा सिलसिला। दूसरा गवादर पोर्ट में मैंने आपको बताया कि ये अगर वो लेकर जाता था, ऑयल लेके आता था, कतर से ऑयल लेके जाता था, ये तकरीबन 13,000 किलोमीटर क्या इसको फासला तय करना पड़ता था जो बीजिंग जाना होता था। हाँ जी, अगर ये गवादर के जरिए अपनी ऑयल टैंकर्स लेकर पहुंचता वो सिर्फ 2,000 किलोमीटर है। आप उससे आप देखें कि ऑयल जो है वो क्योंकि चाइना के पास नहीं है, तो चाइना ने ऑयल तो अरब कंट्री से या कतर से लेना है, कतर से, क्योंकि कतर जो है वो अभी चाइनीज इंटरेस्ट उसको वो वॉच कर रहा है, और ये सऊदी अरब का किंग जो है इसको लाइक नहीं करता, तो और इसी तरह जो यूएई है वो भी लाइक नहीं करेगा। तो लिहाजा पाकिस्तान का इंटरेस्ट ये है कि जाहिर है को जब उसका रूट इस्तेमाल होगा, सी पैक का रूट इस्तेमाल होगा, ऑब्वियसली उसमें पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात होगी। आप दूसरा फेज, वो कल उन्होंने कहा है कि जनरल आसम ने कि दूसरा फेज भी शुरू हो गया सी पैक के हवाले से। तो ये पाकिस्तान का भी इंटरेस्ट है और चाइना का भी इंटरेस्ट है। ये नहीं कि पाकिस्तान ने कोई उसकी मिन्नत करेगा या वो चाइना को ये चीज रियलाइज करवाई गई है, कई मौकों पर रियलाइज करवाएगी। आपको याद होगा उन्होंने कहा कि हमारे बंदे होंगे जो जेल से आएंगे, हमारे मुख्तलिफ बातें सुनते थे, लेकिन कोई हर चीज को फिजल आउट हो गई। और ये जो आप नक्शा की बात कर रहे हैं ना, तो ये भी चाइना के साथ डिस्कस किया गया था रिलीज करने से पहले, और शाह महमूद कुरैशी साहब जा रहे हैं उधर चाइना, और उसकी फर्दर नेगोशिएशंस होंगी इस बात पर, क्योंकि लद्दाख वाला एरिया जो इसका चाइना के साथ जो लड़ाई हो रही है उस वाले से ये कहा जा रहा है कि कश्मीरियों का फ्यूचर जो है वो
ये अमेरिका या दूसरी कंट्री नहीं करेंगे, कश्मीरी और चाइना करेंगे ये लद्दाख के जरिए। तो ये एक बड़ी एक मेजर डेवलपमेंट है, उसमें कश्मीरियों के हवाले से भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और जो आपका बात कर रहे हैं कि जी अपने को वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, तो ऑब्वियसली हमारे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं चाइना के साथ इस वक्त रहने में। चाइना का पाकिस्तान के साथ रहने का वेस्टेड इंटरेस्ट है, बिकॉज पाकिस्तान रीजन के अंदर एक न्यूक्लियर पावर है, इंडिया के साथ उसकी लड़ाई है, तो इंडिया के साथ उसका वो नहीं हो सकता। हालांकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो गया भी है उधर चाइनीज प्रेसिडेंट से मिलने के लिए, मूडी जो है, ठीक है ना, लेकिन उसके बावजूद जो लद्दाख वाला जो एपिसोड हुआ है उसके बाद जाहिर है कि पाकिस्तान और चाइना के जो मफादात हैं उनको ये रियलाइजेशन होनी शुरू हो गई है कि ये हमें जो रीजन के अंदर पाकिस्तान को एक, आप फिर दूसरी तरफ आप देख लें कि $400 बिलियन की इधर कर रहा है ईरान के अंदर डेवलपमेंट के स्कीम्स उसने दे दी हैं, तो वो $400 बिलियन अब वो इंडिया के मुंह से खोकर दिया। ये चाबहार वाला जो था प्रोजेक्ट था वो इंडिया को वापस कर दिया, ईरान ने इनकार कर दिया। तो अब चीन जो रीजन के अंदर चाइना जो है वो ईरान को एक्सेस करेगा, और ये बात वो लाइक नहीं करेगा सऊदी अरेबिया कि वो चीन के साथ वो जो इंटरेस्ट जो है वो इसके साथ ईरान के साथ हो गया। जी कैसा? अच्छा, इफ्तिखार में ये बताइएगा कि शजरकारी जो है उसको बड़ा यानी कि दिया जा रहा है इमरान साहब की तरफ से कि जी शजरकारी जो है वो लाजमी है, मौसम जो है उसकी चेंजेस की वजह से। KPK में एक ऐसा वाक़या पेश आया है कि कुछ लोग जो हैं उन्होंने पौधे लगाए, बहुत कीमती पौधे लगाए, और कुछ लोगों ने आके उन तमाम पौधों को बर्बाद कर दिया, उखेड़ दिया। तो ये किस किस्म की हरकत है, किस किस्म के लोग हैं कि एक अच्छा काम जो हो रहा है उसके बीच में भी वो यानी कि मुदाखलत कर रहे हैं? इसके बारे में कुछ इल्म है आपको? मेरी बात हुई थी जी, मेरी बात हुई थी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, तो उनसे पूछा था कि ये कौन लोग हैं। पहले तो शायद मुझे ये किसी ने कहा था कि ये जो जमीन है ये मुतनाज़ा है, तो किसी की प्राइवेट जमीन पर उनको नहीं करना चाहिए, शजरकारी नहीं करना चाहिए। चलो ये बात समझ लगती है, लेकिन जब मैंने उनसे कंफर्म किया, मैंने कहा मुझे बताएं कि ये जमीन किसकी थी जिस पर ये शजरकारी की गई, तो उन्होंने कहा कि ये सरकारी जमीन थी। और हम पागल नहीं है, जब 10 दिन 15 दिन से हम जब खुदाई कर रहे थे पौधे लगाने के लिए, तो कोई प्राइवेट बंदा उठकर कहे कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम भाई, ठीक है ना, तो ये किसी ने कोई इस तरह की बात नहीं की। तो ये कुछ JUIF के मौलाना फजल रहमान जो आपके दोस्त हैं बड़े अच्छे, तो उन्होंने जनाब उनके जो पैरोकार थे उन्होंने खोदना शुरू कर दिया, कि उसको उखेड़ना शुरू कर दिया। और साथ मुझे कुछ लोगों ने बताया कि PTM के भी लोग थे, पश्तून नेटवर्क पे। अच्छा, मैंने फिर पूछा यार उनको क्या तकलीफ थी ये पौधों के साथ, वो किसी ने मुझे ये कहा जा रहा है कि ये जो धूप है वो नेचुरली जो इंसान के जिस्म को ना वो तवानाई देती है, तो ये PTI की जो हुकूमत है वो हमें धूप से रोकना चाहती है, ठीक है ना। तो ये मुझे अभी तक ये मंतक समझ नहीं आई कि वो पूरा एक सोशल मीडिया पर चल भी रहा है, वो एक मुस्लिम लीग नून वाले की भी बात चल रही है और एक पश्तून भाई हैं उनकी तरफ से भी वो बात चल रही है। तो मुझे अभी भी समझ नहीं लगी कि ये धूप जो है इफ्तिखार चौधरी और काजी साहब को तो सपोर्ट नहीं करती, उनको कैसे सपोर्ट कर रही है, और वो पोल्यूशन की बात करते नहीं है ना, उनको पता है, पता नहीं है पोल्यूशन की बात नहीं पता। ये इस तरह के कुछ लोग होते हैं जिनको टीका लगा दिया जाता है, और वो जिस तरह खुद को हमला करने वाले को टीका लगा दिया जाता है। अब जो उसके ब्रेन वॉश करके जो चीज डाल दो वो पौधे, आप हजारों रुपए लाखों रुपए के पौधे जो जाया कर दिए। और कल हालांकि बाकी मुल्क के अंदर 15 लाख की शजरकारी हुई है, थैंक्स गॉड किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने इस तरह की हरकत नहीं की, लेकिन यहाँ पे जो है ये जो कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, मुझे बता रहे थे कि उन्होंने कोई 40 के करीब बंदे गिरफ्तार कर लिए हैं। तो लेकिन आप मतलब उसकी साइकी को किस तरह ये खत्म कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये जो इस तरह के जो आप एलिमेंट्स पैदा कर रहे हैं, जो PTM के लोग जो है या दूसरा एंटी स्टेट किस्म के जो पैदा करने की कोशिश की जा रही है, तो ऑब्वियसली ये पाकिस्तान के जो वो जो एक, मैं तो इसको नेशनल इंटरेस्ट बात करूंगा कि आप पोल्यूशन को खत्म करना चाहते हैं, या आप जो मौसमी तब्दीलियां, अभी आप देखें क्या सैलाब आ रहा है, ये सैलाब जो है ये भी मौसमी तब्दीलियों की वजह से ही आ रहे हैं ना। हमारे पास डैम कोई नहीं है पानी रोकने के लिए, जब बारिश नहीं होती उस वक्त हमारे पास पानी पीने के लिए नहीं होता, और जब बारिश शुरू हो जाए वो पूरा सफाया करता हुआ समुद्र बह रहा है अरब जाके।
तो बारिश हो जाती है तो बहुत ज्यादा पानी आ जाता है। ये तो सुना होगा ना। अब बारिश ज्यादा होती है, अब बारिश ज्यादा होती है तो ज्यादा पानी आएगा, तो ज्यादा पानी ज्यादा आ गया, तो बात तो सही है, मंतक तो सही है कि बाकी बारिश ज्यादा हो गई है। लेकिन ये भी तो समझे ना कि अगर आपके पास डैम नहीं है, वो किधर गए आपके, वो मुझे बता रहे थे कि बिलियंस ऑफ रुपीज ये केएमसी खा गई है। आज उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने उधर वसीम को भी बुलाया जो मेयर था, और पीटीआई पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को 30 साल हो गए इनको ऊपर। अब ये 3 दिन के अंदर पाकिस्तान आर्मी ने और FWOA ने और NDMA ने मिलकर वो नाले साफ किए, 3 दिन के अंदर साफ कर दिए उन्होंने, ठीक है ना। और ये बिलियंस ऑफ रुपीज उन नाले का गंद जो है वो सफाई करने के लिए ये लेते रहे हैं। मैं तो ये तो इनको कोर्ट मार्शल होना चाहिए इस हिसाब से, वो आर्टिकल 6 की बात करते हैं उस हिसाब से इनको, कि अगर फिर अब इनको तो अगर पैसा दिया जो बिलियंस ऑफ रुपीस की जो बात करते हैं, जो दिया गया था इनको सफाइयां करने के लिए या कंस्ट्रक्शन वर्क करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, तो वो तो फिर NDMA को या पाकिस्तान आर्मी को देना चाहिए ना, जो सफाइयां कर रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस पे बड़ी तनकीद भी हुई है, जो पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है सिंध में, उसने बड़ी तनकीद की है कि फौज को क्यों भेजा गया है, ये तो हमारा काम है, लेकिन कहते हैं हमारा काम है लेकिन होता नहीं है उनसे। अच्छा ये आज देखें काई साहब, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कराची के अंदर हियरिंग कर रही है, 3 बेंचेस जो हैं, 3 जजेस का जो बेंच है वो कर रहा है, जिसकी क्या जो सरबराही है खुद जस्टिस गुलजार साहब कर रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने बाकायदा वसीम को भी बुलाया और उनको भी कहा कि आप लोग तो इस मुल्क इसको तबाह कराची को मिलकर लूट सकते हैं, उतना लूटा है। और उसके बाद ये जो नाले हैं इनके ऊपर एनक्रोचमेंट किया, घर बनाए हुए हैं, ये बगैर किसी रिश्वत के, मंजूरी के, ये नाले के ऊपर घर बन सकता है, ठीक है ना। तो ये इन सब को ये इन्होंने इतना लूटा जिसकी इंतहा नहीं है। अब जाहिर है पाकिस्तान अगर वो 4 महीने या साल रहेगी आर्मी, तो ऑब्वियसली ये सारा सफाया कर देगी, गंद शांद सारा सीवरेज ठीक हो जाना है। तो वो जो पैसे वफाक से ये कह रहे हैं कि जनाब NFC अवार्ड होना चाहिए, तो वो NFC अवार्ड में हमें पैसे बढ़ा के देना चाहिए 18वीं तरमीम के बता। तो इमरान का मौका कि यार तो पैसे ऑलरेडी खर्चे हैं, वो उसका तो ऑडिट दो ना कि वो किधर गए हैं। वो जो आपने समुद्र से मीठा पानी निकालना था, पता है बिलावल साहब कहते थे समुद्र से मीठा पानी आएगा, तो किधर गया वो मीठा पानी? ये जो गटर उबल रहे हैं आपके घर के अंदर। जी अच्छा भाई, वीडियो लिंक के जरिए जो फर्द जुर्म आयद कर दी गई है जरदारी साहब के ऊपर, क्या आप समझते हैं कि इसका कोई रिजल्ट निकलेगा, कोई पैसे जो है वो वापस मुल्क में आ सकेंगे? वो तो नहीं मानते हैं, उन्होंने इनकार कर दिया इससे। जी मैं फर्द जुर्म आयद करना, देखे पहली दफा को फर्द जुर्म आयद होती, पहले तो ये मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स बता देते थे कि वो कोरोना हो गया है, किसी के नाक में कोरोना है, किसी के कान में कोरोना है, वो या वो गायब हो जाते थे मुख्तलिफ किस्म की वो दलीलें दे के, सो कॉल्ड दलीलें। वो उसके लिए वो मास्टर हैं, उनके जो वकील हैं माशाल्लाह फरूक नायक साहब, तो वो ज़ाहिर आज उनको इंडिक्ट कर दिया है, फर्द जुर्म उन पर आयद कर दी गई है पार्कलैंड के हवाले से। तो मेरा ये ख्याल है कि अभी देखें ना थोड़ी सी आपको तेजी नजर आती हुई दिखाई दे रही है इसमें, एहतसाब की जो नई जो एक वेव चली है। तो मैं तो समझता हूं कि इनको इंडिक्ट करने के बाद अगर ये पैसा रिकवर नहीं किया, क्योंकि मुझे अभी भी शक है इन पर कि पैसा ये रिकवर अगर ना हुआ तो ये फिर वो आपको पता है कि जरदारी साहब कितने साल जेल में रहे, वापस आकर पता है मेरे पे तो केस ही कोई साबित नहीं हुआ, क्यों? उनकी डील हो गई थी, बाहर निकल आए तो फलां दिन। फिर वही जो सरे महल जो होता था जिसके बारे में कहा जाता था ये हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, जब उसको बेचने की बात होने लगी बीच में से निकला कि हम तो उसके ओनर हैं। तो अब जब तक इनकी रिकवरी नहीं हो, मैं ये नहीं समझता कि एहतसाब का ये भी अमल जो है ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। सजा भी हो गई भाई साहब, हमने इनको सजाएं दिलवा के क्या करना है? आगे भी एहतसाब की अदालत में हमें पहले कहते थे, मैं पहले समझता था कि इनकी सजाएं भी हुई और पैसे भी रिकवर करवाएं। अगर ठीक है, फिर अगर ये प्ली बार्गेन जो नैब का ही कानून है उसके अंदर ही शामिल है, उसका मकसद ये था कि यार तू पैसे दो तो ऐसी जाइए कर, तो बाकी छड्डो बाकी गल्ला। तो वो हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर ये किसी स्टेज पे ही आते हैं, क्योंकि इनके टीटीज और ये वो सारे जो अब फिर एक निकला है कल एक जाली अकाउंट जो एक और निकला है बिलियंस ऑफ डॉलर, उसको वो पता ही नहीं बेचारे गरीबों को।
उन्होंने को कि ये हमारे ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। तो केस तो बड़े मजबूत है, पहले भी बड़े मजबूत थे, तो अब भी अगर मजबूत केसेस के साथ अगर उनकी जमानतें होती रही हैं जिस तरह पहले होती रही हैं, डॉक्टर आसम को, शर्जील को और ये चीमा को, फवाद हसन फवाद को, नवाज शरीफ को उसको कन्विक्ट करने के बाद वो बाहर गया। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी उसको भी बताया वो 2 सवाल आपके लिए, मरियम सफदर। जी 2 सवाल हैं आपके लिए। आखिरी एक तो ये है कि वज़ीर खान मस्जिद जो है उसमें कोई क्लिप फिल्म बंदी की गई, उसके ऊपर बड़ा शोर मचा, लेकिन जो बिलाल सईद है उन्होंने मशरूत तौर पर माफ़ी भी मांग ली है। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि क्योंकि जो पंजाब गवर्नमेंट है उसकी तरफ से उनको इजाज़तनामा था वहाँ फिल्म बंदी करने का। जी फिलहाल भाई, असल में ये औकाफ की तरफ से था, तो ये बेचारे जो मौलाना हजरात होते हैं ना मस्जिद के, वो मुलाजम है औकाफ के, उनको इतने लिखत पढ़त का भी पता नहीं कि अंदर कोई शूटिंग होनी है, किस लेवल की होनी है, क्या होना है। और ये भी कहा गया कि मौसीकी आगे इस्तेमाल नहीं होती, और ये कहा गया था कि नकाह होना है, उसके अंदर वो आपने दिखाना है। तो वो दूसरी हालत में ये होता था कि अगर किसी मस्जिद या आपको दिखाते हैं ये किसी वलीउल्लाह का कोई मज़ार वगैरह दिखाते हैं, जिस तरह इशफाक अहमद साहब के ड्रामे हुआ करते थे, एक मोहब्बत सौ अफसाना, तो उसके अंदर जो पहला ड्रामा था उसके अंदर ये कुरतुलैन था। हमारे प्रोफेसर साहब भी थे, हमारे मेरे उस्ताद भी थे। तो पहला जो ड्रामा था एक मोहब्बत सौ अफसाने में, उसमें जो एंड का सीन था वो किसी वलीउल्लाह के मज़ार पर था। तो वो वलीउल्लाह का मज़ार उन्होंने एक सेट लगाया था, ठीक है ना, उसमें जो हीरो था उसकी आंखें चली जाती हैं, तो वो वहां पे दुआ की बात होती है, कोई वहां पे धमाल जरूर होता है, धमाल जो हमारे उसमें जो हमारे क्या कहते हैं दरबारों पे होता है, धमाल होता है। इस तरह जो 7 शरीफ में भी धमाल होते हैं। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि ये मतलब उम्मीद तो मेरा ये ख्याल है कि इस किस्म की उम्मीद मसाजिद में नहीं करनी। इन्नल मसाजिद पढ़ा था जो मारला अहदा, देखें सूरह जिन में क्लियर है। तो आप इस तरह की मसाजिद के अंदर इस किस्म की हरकत जो है ना, जिससे आपके मजहबी जज्बात जो हैं वो खराब होते हैं या उनको बरामद मिलती है, उनको एक नई एक तनकीद की एक सिलसिला शुरू हो जाता है, तो उसे अवॉइड करना चाहिए और मस्जिद का एहतराम करना चाहिए। कल मैं गया था, एक मेरी आपने तस्वीर देखी होगी, एक चर्च को इस्लामाबाद में गिरा दिया तो सीडीए वालों ने। तो मैंने इमरान खान साहब को भी लिखा है और दूसरे जो सीडीए के चेयरमैन और डिप्टी कमिश्नर को कि यार मैं उनके खड़ा हूँ चर्च के अंदर, मैं खड़ा होकर मैंने उनको देखा, वाकई उनको गिराया गया था। और वो क्या हुआ था कि एक और पार्टी जो थी क्रिश्चियंस की, वो वहां पे वो काम करना चाहती थी, लकड़ी का टाल या फर्नीचर की दुकान, तो उसके लिए मंदिर का सर्टन पोर्शन गिरा दिया, और सॉरी चर्च का सर्टन पोर्शन गिरा दिया। तो ये मैंने तो ये भी कहा था कि ये बहुत ही शेमफुल बात है और इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे मंदिर हो, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो मस्जिद हो, लेकिन वो प्रॉपर वो डेजिग्नेट किया हुआ लोकेलिटी ऑफ नाम, तो हमें अवॉइड करना चाहिए। ये अगर उसको चाहिए तो माफी मांगे, वो जो सबा कमर है, बिलाल सईद है, उसने तो मांग ली है। तो फ्यूचर में बल्कि डायरेक्टर्स और ये जो प्रोड्यूसर्स हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए यार, तुम सेट लगा लो, जाके उस सेट के अंदर जाके कर लो। और ये अगर डांस करना है या इस तरह के सर्कुलर मूवमेंट्स, कहती है वो सबा कमर कहती, मैंने उसे पूछा, वो कहती है मेरा सर्कुलर मूवमेंट है जी, वो कोई इस तरह की डांस मूवमेंट। मैं डांस जो है वो ऊपर को जंप मार के किया जाता है, ये सर्कुलर मूवमेंट्स के साथ किया जाता है। अब ये एक भोंडी दलीलें हैं। बहरहाल अपनी मसाजिद का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, उसकी सैंक्टिटी का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, और हमें जो ऑलरेडी आपको पता है कि इस किस्म की सिचुएशन में एक जो माशरे में एक बहुत ज़्यादा इस्लाम के नाम पर, मसाजिद के नाम पर, होली कुरान के नाम पर फौरन इश्तिआल आ जाता है, और फिर आप इस इश्तिआल को ख़त्म नहीं कर सकते, वो उसके बढ़ता ही जाता है। अभी रिटें होंगी, अब रिट पिटीशन दायर हो गई हैं, और मैंने सुना अभी दोनों पर मुकदमा भी दर्ज हो गया। अब ये भी देखना पड़ेगा कि किस बुनियाद पर मुकदमा दर्ज हुआ। अगर आपने उसको इजाजत दी है, सेक्रेटरी आपको भी अंदर होना चाहिए फिर इस हिसाब से। ठीक है सर, नहीं है। इफ्तिखार भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सो मच ऑफ योर टाइम, और इतनी रात देर गए आपने हमारा साथ दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आइंदा दोबारा जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें भी आपको
इंशाल्लाह भाई साहब आपसे 14 अगस्त को बात होगी। 14 अगस्त, ठीक है जी, 14 अगस्त को बात होगी। डन डन, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। आप शाम के टाइम हम सारे वो होंगे। हाँ जी, चले ठीक है, बहुत हम फिर देखेंगे क्या हम वाकई आजाद हैं या नहीं, जो आपका पहला क्वेश्चन। जी जी, वेलकम। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। जी, ये तो थे जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब, ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद, हमारा साथ दे रहे थे। और आपने उनका तजिया सुना, बहुत सारे मौजूद जो थे वो हमने उनके सामने रखे। अब हमारे, हाँ, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि YouTube का जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, और वीडियो के नीचे कमेंट्स जो हैं वो आप ज़रूर किया करें। अगले प्रोग्राम तक मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।